हेलो दोस्तों, मैं मोहित दानी एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी खंडवा। ठीक है, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री सीरीज का ये पहला टॉपिक है और हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं विटामिन डी। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन में से मैंने विटामिन डी क्यों लिया, क्योंकि विटामिन डी से ही चांस होते हैं 90 से 95 क्वेश्चन विटामिन डी से ही आते हैं, इसलिए हमने उठाया विटामिन डी। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक। अब विटामिन डी पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन एक ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में जरूर ले होते हैं, नेसेसरी होते हैं, बट हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो वो होते हैं विटामिन। और अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी के बारे में, इसका सिंथेसिस और बायोकेमिस्ट्री, इसके बायोकेमिकल फंक्शन, इसके हार्मोन क्यों बोलते हैं इसको, डेफिशिएंसी, डाइटरी सोर्स, हर एक चीज को अपन डिस्कस करेंगे। सॉरी। तो अपन सबसे पहले सिंथेसिस इसका देख लेते हैं कि कैसे इसका सिंथेसिस होता है बॉडी में विटामिन डी का, है ना। तो ये मेडिकोज के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो नॉन मेडिकोज बंदे हैं उनके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन जनरल जीवन में भी विटामिन डी का किसी न किसी फॉर्म में हर किसी ने सुन रखा है विटामिन डी क्या होता है। और कोई टॉपिक पता हो नहीं पता, पर विटामिन डी तो सब ने सुन रखा है, तो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये पढ़ना ही हर आदमी। तो अब अपन इसका सिंथेसिस देखते हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म देखते हैं ये क्या है। तो अपन सबसे पहले ये क्या होता है कि इसको अपन सनशाइन विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्किन में सन की जो रोशनी होती है उसके थ्रू ये बनता है ना। तो ये स्किन में क्या होता है, जो हमारी स्किन है उसमें 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। ये क्या होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म जब तुम पढ़ोगे, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो उस कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है तो उसमें ये इंटरमीडिएट बनता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो ये अपनी स्किन में प्रेजेंट रहता है। तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पर जब यूवी लाइट या अपनी सूरज की रोशनी गिरती है तो उससे बनता है कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये कोलेकैल्सिफेरॉल को विटामिन डी3 बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कोलेकैल्सिफेरॉल क्या है, ये प्रो विटामिन है। प्रो विटामिन क्या होते हैं, दो वो विटामिन जो विटामिन से पहले बनते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म नहीं होते लेकिन विटामिन को बनाने में एक्टिव फॉर्म में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रो विटामिन। तो वो दो टाइप के हैं अपने, अर्गोकैल्सिफेरॉल एंड कोलेकैल्सिफेरॉल। अब अर्गोकैल्सिफेरॉल क्या है, अर्गोकैल्सिफेरॉल प्लांट में पाया जाता है और कोलेकैल्सिफेरॉल एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, अर्गोकैल्सिफेरॉल को D2 बोलते हैं और कोलेकैल्सिफेरॉल को D3 बोलते हैं। तो सबसे पहले कोलेकैल्सिफेरॉल बन गया अपना, D3 बनता है। ठीक है, अब क्या होता है स्किन में, ये चीज हो गई स्किन के बाद आते हैं ये अब लिवर में। जो कोलेकैल्सिफेरॉल ये लिवर में पहुंचता है और लिवर में 25 हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है वो वर्क करता है इस पे कोलेकैल्सिफेरॉल पे और बना देता है 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। मतलब कि ये हाइड्रोक्सिलेज है, तो हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है यानी कि जो OH ग्रुप होता है उसको 25 पोजीशन पे इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। अब ये स्किन में हो गया, ये लिवर में हो गया। अब बात आती है ये जो 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है बॉडी में और ये सर्कुलेटरी फॉर्म होता है विटामिन डी का। अगर हम कोई भी चेकिंग करते हैं, मतलब विटामिन डी की डायग्नोसिस करते हैं, तो इसी को देखते हैं। तो यही मोस्ट सर्कुलेटरी होता है, ये पहुंचता है फिर किडनी में। किडनी में क्या होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। तो ये 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। किडनी में एक एंजाइम होता है 1 हाइड्रोक्सिलेज, ये लिखा है 1 हाइड्रोक्सिलेज। 1 हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, 1 वाली पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देगा OH को, तो 1 वाली पोजीशन पे। तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, क्योंकि डाई मतलब कि 25 पहले जुड़ गया था, 1 पे जुड़ गया तो 2 OH ग्रुप जुड़ गए, तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रुक जाइए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यही विटामिन डी है। अगर आज के बाद तुमसे कोई भी पूछे विटामिन डी क्या होता है, तो तुमको ये वाला नाम बताना है 125 DHC। इसको अपन कैल्शियम ट्रायोल भी बोलते हैं। ट्रायोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें OH ग्रुप 3 होते हैं, इसलिए उसको ट्रायोल बोलते हैं, है ना। तो ये 125 DHCC को ही एक्टिव फॉर्म बोलते हैं, यही वर्क करता है। देखो ये प्रो विटामिन था कोलेकैल्सिफेरॉल, ये 25 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ये जो सर्कुलेटरी फॉर्म होता है विटामिन डी का ये था। स्टोरेज फॉर्म था, ये लिवर में स्टोरेज रहता है। और जो एक्टिव फॉर्म क्या है 125 DHC। इस पर नीट PG का भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन, लिवर एंड किडनी। विटामिन डी का जब भी सिंथेसिस होगा तो 3 जगह ये तीनों आएंगे, स्किन, लिवर देन किडनी। ये सीक्वेंस भी आता है कि किस सीक्वेंस में हो रही है और कहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से तुमको याद करना है, इसको देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि विटामिन डी काम कहाँ कहाँ करता है, कौन कौन से इसके टारगेट ऑर्गन है ना, तो इसके 3 टारगेट ऑर्गन होते हैं। एक तो स्वयं किडनी होता है। ठीक है, किडनी में क्या करता है, इसका जो एक्टिव फॉर्म है यही वर्क करेगा, है ना। किडनी में क्या करता है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, यानी कि इसका
जो एक्सक्रेशन हो रहा है उसको डिक्रीज कर देगा और इसका रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, है ना। तो ये क्या करता है, एक्टिव फॉर्म कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है कि वो यूरिन के थ्रू ना निकले, ठीक है। इसके बाद ये एक्टिव फॉर्म कहाँ जाता है, बोन में जाएगा, तो बोन में ये बोन में मिनरलाइजेशन को बढ़ा देगा, बोन फॉर्मेशन कराएगा, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं उनमें कैल्शियम फॉस्फेट को जमा करेगा और बोन फॉर्मेशन करा देता है, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि इंटेस्टाइन में क्या करता है, तो इंटेस्टाइन में क्या है, कैल्सिट्रॉयल जाएगा, कैल्सिट्रायल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक रिसेप्टर होता है, ये हार्मोन लाइक काम कर रहा है, इसलिए इसको बाद में अपन अभी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन डी इज अ हार्मोन, ये अभी एक हार्मोन की तरह ट्रीट करते हैं अपन इसको। तो ये हार्मोन जैसा काम कर रहा है, क्योंकि जो अपन ने पढ़े हैं तो स्टेरॉयड हार्मोन जो वगैरह होते थे वो साइटोसोल में जाके न्यूक्लियस में जाके काम करते थे, ठीक है। तो ऐसे ये काम कर रहा है। तो कैल्सिट्रॉयल रिसेप्टर बाइंडिंग बनेगा, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद ये न्यूक्लियस में जाएगा, फिर एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए के थ्रू बन जाएगा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो अब जो ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम अपन ने डाइट के थ्रू लिया है, यानी कि जो अपन ने एर्गोकैल्सिफेरॉल है कोलेकैल्सिफेरॉल ले चुके हैं अपन बॉडी में, है ना, डाइट के थ्रू, है ना, ये सॉरी एर्गोकैल्सिफेरॉल जो कि प्लांट वगैरह से मिलता है। तो अब इसको कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगी, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके प्लाज्मा में छोड़ देगी, है ना। तो प्लाज्मा लेवल कैल्शियम का बढ़ जाएगा, ये काम हो गया। अब क्या होता है, अगर ऐसा है, ऐसी कंडीशन है, कैल्सिट्रायल दोनों काम करता है, मतलब कि बोन फॉर्मेशन भी कराएगा और बोन से कैल्शियम का मोबिलाइजेशन भी कराएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल बहुत कम हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा ये, तो फिर ये कैल्शियम को यहाँ से निकाल के प्लाज्मा में डाल देगा, छोड़ देगा, है ना। तो ये भी काम करता है। तो एक्टिव फॉर्म जो होता है कैल्सिट्रॉयल, ये दोनों काम करता है, बोन फॉर्मेशन भी करेगा और बोन से कैल्शियम का मोबिलाइजेशन भी करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, प्लाज्मा में जो कैल्शियम का लेवल होता है वो भी याद रखना 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने क्या क्या देख लिया इसमें, अपन ने एक तो इसका सिंथेसिस देख लिया, इसकी बायोकेमिकल फंक्शन भी लगभग हो गए। 3 टारगेट ऑर्गन है, कौन कौन से, किडनी, बोन एंड इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो तीनों में अच्छे समझ में आ गए। ये सबसे जो ये चार्ट बना है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बस यही वाला है, ये अगर अच्छे समझ में आ गए तो विटामिन डी पूरा समझ में आ गया अपन को, है ना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है कि ये भूल जाते हैं। स्किन में क्या होगा, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का इंटरमीडिएट है, ये स्किन में ही रहता है। लाइट पड़ेगी तो क्या बनेगा, कोलेकैल्सिफेरॉल, जिसको विटामिन D3 बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ये सर्कुलेटरी फॉर्म में ये चला जाएगा लिवर में, और लिवर में कोलेकैल्सिफेरॉल 25 हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है लिवर में, ये सिर्फ लिवर में होता है, ये किडनी में नहीं होता, ये मिक्स मत करना। 25 हाइड्रोक्सिलेज जो होता है ये बना देगा 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। अब जो कोलेकैल्सिफेरॉल बन गया 25 हाइड्रोक्सी, ये मोस्ट सर्कुलेटरी फॉर्म है। अब ये पहुंच जाएगा किडनी में, और किडनी में पहुंच के किडनी में एक एंजाइम होता है 1 हाइड्रोक्सिलेज, जो कि 1 हाइड्रोक्सिलेज के थ्रू 125 DHCC बनेगा, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, जो कि इसका एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म काम करेगा बोन पे एंड इंटेस्टाइन पे। ये सारा मैं बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 3 चीजें तुमको आनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने देखो ये अडेक, ये ट्रिक है, ये तो सबको पता है, लगभग अपन 12th में ही बोलते हैं। अडेक मतलब ये फैट सोल्यूबल की ट्रिक है, ADEK, ये जो विटामिन है 4 ये फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है ना, इसीलिए इसको ये फैट सोल्यूबल है। जब बाकी जो BSC होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो ये फैट सोल्यूबल है। अब अगर इसकी बात करें इसकी RDE क्या है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है, मतलब डेली हमें कितना लेना चाहिए विटामिन डी, डेली डाइट में कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 400 इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 400 इंटरनेशनल यूनिट। ये किसके लिए है, ये है चाइल्ड के लिए, ये सिर्फ चाइल्ड के लिए, ये एडल्ट के लिए नहीं है। एडल्ट के लिए होती है 200 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो ये याद रखना है, एडल्ट के लिए कितना है 200 इंटरनेशनल यूनिट, और ये चाइल्ड के लिए है, ये है एडल्ट के लिए, है ना, और ये है चाइल्ड के लिए। ये चाइल्ड 3 लोगों के लिए, चाइल्ड के लिए भी है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी है, और लैक्टेशन जो वुमेन होती है उसके लिए, तीनों के लिए यही है। और जो बहुत जो 60 ईयर प्लस हो चुके हैं उनको भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है विटामिन डी की, तो उनके लिए, है ना। बाकी एडल्ट में याद रखना है, एडल्ट में 200 इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो ये होगी RDA की बात, है ना। अब अगर अपन इसकी बात करें कि इसके बायोकेमिकल फंक्शन क्या है, अपन ने ये देख लिया, तो बायोकेमिकल फंक्शन अपन को अच्छे से पता है। बायोकेमिकल की फंक्शन की बात करें तो अपन के 3 ऑर्गन पे ये टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो 3 ऑर्गन पे क्या क्या काम है, वही है बायोकेमिकल फंक्शन। पहला है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज कर देगा। तो कहाँ कर रहा है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में इंक्रीज कर रहा है। ये कैल्सिट्रायल था, इसके mRNA के थ्रू ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनी और इसने कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया।
ठीक है। दूसरा फंक्शन है इसका बोन फॉर्मेशन एंड मोबिलाइजेशन। मैंने बताया कि ये बोन में भी डिपोजिट हो जाए कर देगा कैल्शियम को, बोन फॉर्मेशन कराएगा और मोबिलाइजेशन जब जरूरत हो, प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल कम हो गया तो ये मोबिलाइजेशन भी करा देगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन भी हो गया। फिर है एक्सक्रेशन को डिक्रीज करता है एंड रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये कहाँ करेगा? ये करेगा अपने किडनी में। ये एक्सक्रेशन को कम कर देगा और रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो ये तीनों बायोकेमिकल फंक्शन हो गए, इनको याद करने की जरूरत नहीं। अगर अपन को ये पता है तो अपन को बायोकेमिकल फंक्शन पता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी विटामिन डी आएगा, ये क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, एलएक्यू में आएगा विटामिन डी, और इसमें 2-3 क्वेश्चन साथ में आते हैं, विटामिन डी का सिंथेसिस, इसकी बायोकेमिकल फंक्शन, और साथ में ये जरूर आएगा, ये आएगा विटामिन डी इज अ हार्मोन क्यों है, इसको अपन हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये जरूर आएगा। इसको समझ लेते हैं। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिंथेसिस इन द स्किन, और एक्टिव फॉर्म बनता है इसका किडनी में। एक तो ये है कि इसका जो सिंथेसिस हो रहा है वो स्किन में हो रहा है, और इसका एक्टिव फॉर्म कहाँ बनना है? किडनी में। अब अपन हार्मोन से इसका तुलना करो तो हार्मोन क्या करते हैं? हार्मोन एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड मींस उनमें नो डक्ट, मतलब डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो क्या करते हैं, या तो वो लोकली काम करते हैं हार्मोन, या फिर अपनी सर्कुलेटरी फॉर्म में ब्लड के थ्रू जाके डिस्टेंस साइड पर अपना वर्क करते हैं ना। तो इसी तरह विटामिन डी कर रहा है। तुमने देखा कि ये स्किन में बन रहा है कोलेकैल्सिफेरॉल, एक्टिव फॉर्म इसका किडनी में बन रहा है, और ये सर्कुलेट होकर देखो बोन में जाके काम कर रहा है और इंटेस्टाइन में काम कर रहा है, और लोकली भी काम कर रहा है, मतलब जहां बना वहां भी काम कर रहा है। तो ये हार्मोन की तरह काम कर रहा है कि ये तो बन रहा है किसी दूसरी जगह लेकिन काम कर रहा है दूसरी जगह, और लोकली भी काम कर रहा है ना। तो इसलिए ये सिंथेसिस इन द स्किन और एक्टिव फॉर्म इसका किडनी में बनता है, और ये काम जाके करता है अदर ऑर्गन में, ठीक है। तो ये हार्मोन लाइक हो गया। फिर बात आती है टारगेट ऑर्गन इसके क्या कहें, इंटेस्टाइन, बोन एंड किडनी। जैसे कि हार्मोन के टारगेट ऑर्गन होते हैं वैसे इसके भी है कि इंटेस्टाइन, बोन एंड किडनी, ठीक है। फिर है सिमिलर टू स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन की तरह सिमिलर कैसे हैं? देखो अपन स्टेरॉइड हार्मोन अगर पढ़े हैं तो उसमें पता होगा कि ये स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में जाके वर्क करते हैं। ये अपन साइटोसोल में जाता है, फिर ये कैल्शियम ये ऐसे ही वर्क करता है, एमआरएनए बनता है, फिर उससे कोई प्रोटीन बनती है, ऐसे हार्मोन काम करते थे अपन पढ़े तो उसी तरह से ये काम कर रहा है ना। फिर है सेल्फ रेगुलेटेड। देखो हार्मोन भी सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं कि ज्यादा मात्रा तो कम करने, तो ऐसे ये होता है विटामिन डी जब बहुत ज्यादा तो अपना ही उसको मतलब अपना ही सिंथेसिस को रोक देता है। अगर विटामिन डी बहुत ज्यादा बॉडी में है तो वो सिंथेसिस को कम भी कर सकता है, तो वो सेल्फ रेगुलेटेड। तो अपन को ये 4 से 5 पॉइंट टिप्स पे होने चाहिए, हर कोई पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन डी इज अ हार्मोन क्यों है, तो अपन को पता होना चाहिए कि विटामिन डी हार्मोन क्यों है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बात करते हैं इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा अगर ये विटामिन डी कम हो गया बॉडी में, प्रॉपर हम डाइट में थ्रू नहीं ले रहे हैं, और ऐसे हैं जो कि ऐसे वुमेन हैं जो पर्दा वगैरह में रहती हैं, तो वो मतलब धूप वगैरह में नहीं जा रही, तो उनको विटामिन डी की कमी होगी, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है ना रिलीजियस, जिससे उनको विटामिन डी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या हो सकता है ना। उससे 2 कंडीशन बनती है, एक तो रिकेटस और एक तो ऑस्टियोमलेशिया। अब रिकेटस देखो ये देखने में भी छोटा लग रहा है, रिकेटस छोटा है, ऑस्टियोमलेशिया बड़ा है। तो ये छोटे से समझ लो कि ये बच्चों में होता है ना, चाइल्ड में होगा, ऑस्टियोमलेशिया बड़ा दिख रहा है तो ये एडल्ट में होगा, ठीक है। तो ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं है कि रिकेटस छोटा है तो ये बच्चों में होगा, और ऑस्टियोमलेशिया बड़ा है तो ये एडल्ट में होगा। क्या होता है रिकेटस में, क्या होता है, इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें बाउल लेग्स हो जाती है। बाउल लेग्स क्या होती है, ये ऐसी टेढ़ी सी लेग्स हो जाती है, जो नीचे लेग्स होती है बच्चों को ऐसी हो जाती है टेढ़ी सी, उसको बाउल लेग्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें एक और कंडीशन हो जाती है, और ब्रेन सेल की जो बोन्स होती है वो प्लेबल हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट टाइप की हो जाती है, मतलब कि जो बॉल होती है पिंग पोंग बॉल टाइप की, अगर बॉल को अगर उसको दबा के देखें बच्चों में तो अपनी उंगली भी जा सकती है, मतलब कि वो बॉल एकदम दबती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है बॉल, है ना। वो कंडीशन भी रिकेटस में आती है, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया की। ऑस्टियोमलेशिया में क्या, डी के मतलब डीमिनरलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बोन जो होती है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, और फ्रैक्चर की ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत ही छोटी सी भी चोट लगी कहीं गिर गए तो फ्रैक्चर हो सकती है ना, एडल्ट में ये होता है। तो ये 2 चीज़ें, बाकी ये रिकेटस ऑस्टियोमलेशिया पे ये कंप्लीट वो डिफरेंस जो होता है वो अलग से बता दूंगा, बाकी इतना अभी विटामिन डी के साथ बस इतना लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट जो चीज़ रहेगी वो है डाइटरी सोर्स। ये विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सबसे पहली जो सबसे मैक्सिमम डाइटरी सोर्स है वो है एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सनलाइट, मतलब कि सबसे मेजर सोर्स तो यही है कि स्किन को एक्सपोजर जब अपन करते हैं तो हम धूप सेकते हैं। देखो अपन बच्चों की जो सिखाई वगैरह होती है तेल वगैरह से मालिश करते हैं, उसके बाद माता क्या करती है कि उसको थोड़ा सा धूप में रख देती है। क्यों रखती है? क्योंकि उसकी बोन में प्रॉपर तरीके से विटामिन डी जा सके, विटामिन डी बन सके, ठीक है ना। तो ये एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। इसके बाद दूसरी है नेचुरल फूड्स में क्या क्या आ जाती है, फिश, एग, मिल्क।
देखिए फिश एग क्यों है, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन तो कहाँ मिलेगा, बेसिकली फैट में ही मिलेगा, ठीक है ना। तो जो फिश होती है फैटी फिश उसमें मिलेगा। एग में जो यॉक होता है, यॉक जो पीला पीला होता है यॉक, उसमें विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, एक गुड सोर्स है। मिल्क जो है पुअर सोर्स है ना, मिल्क में बहुत अच्छा विटामिन डी नहीं मिलता है। मशरूम में ठीक है, कॉड लिवर ऑयल में बहुत सही मिलेगा, और लीफी वेजिटेबल में भी, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, लेकिन लीफी वेजिटेबल में भी कम मात्रा में ही मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, ये फैट सोल्यूबल है तो वही फैट वाले में मिलेगा, फैटी फिश में मिलेगा, एग में मिलेगा, और कॉड लिवर ऑयल में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई अपने, इसमें से कुछ तो वैसे छूटा नहीं, ऑल अबाउट विटामिन डी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये विटामिन डी ऐसा है कि अगर कोई और विटामिन पढ़ रहे हो तो उसमें सिर्फ तुम क्या डिफिशियंसी और उसके फंक्शन भी अगर तुमको पता है तो काम चल जाएगा। लेकिन विटामिन डी के बारे में तुम्हें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ये 5-6 चीज़ें हैं, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि एक ही चार्ट में मैक्सिमम तुमको समझा सकूं, हर एक कहीं तुम्हें ना भटकनी पड़े, एक ही जगह पूरा विटामिन डी तुमको मिल जाए। पूरा विटामिन डी की कोशिश की है इसमें। और अपन को एग्जाम में कैसे लिखना है, बात आती है कि यार ऐसा तो एग्जाम में हम छापेंगे नहीं, हमें नंबर कैसे आएंगे, तो मैं वो बता दूं अपन को कैसे लिखना है। एग्जाम में पहले ये फ्लो चार्ट बना दो, उसके बाद जो जो फ्लो चार्ट बना वो पूरा थ्योरी में लिख दो, ठीक है। बढ़िया हेडिंग डालो, और थ्योरी में इसको जो जो फ्लो चार्ट में तुम्हें दिख रहा है वो सब थ्योरी में लिख दो, ठीक है। उससे ज़्यादा मिल जाएगा। फिर ये भी थ्योरी में, बाकी सब तुम इलाबोरेट करके लिखोगे, अपन लोग अच्छे से जानते हैं मेडिकल में कैसे लिखना होता है। बाकी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। विटामिन डी था। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।